नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं ज्योग्राफी की तरफ और करंट अफेयर की तरफ मूव करते हैं। इसमें कुछ लोकेशन वाले क्वेश्चन उन्हीं उन्हीं चीज़ों से पूछे गए जो कि न्यूज़ में थे, है ना। न्यूज़ मतलब ऐसा नहीं कि पिछले, करंट का मतलब कॉन्टेम्प्रेरी हम बोल सकते हैं कि पिछले 2-3 साल के अंदर जो चीज़ें न्यूज़ में थी उनसे उसने प्रश्न पूछा है। कुछ प्रश्न तो हमारे डायरेक्टली क्लास में से, क्लास नोट्स में से जो हमने क्लास में डिस्कस किया वहाँ से आपको मिले होंगे, है ना। जैसे देखिए पहला पूछ रहे हैं कि देयर इज इनस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन द साहेल रीजन। देखिए साहेल रीजन की हम बात करें तो जो सहारा का, ये अफ्रीका में जो सहारा रीजन है ना, और जो ग्रासलैंड वाला रीजन है, जो अफ्रीका का ग्रासलैंड वाला रीजन है, उसके बीच वाला पार्ट है। यदि मैं आपको, हाँ देखिए यहां पर ये वाला जो पार्ट है अफ्रीका का, ये है साहेल रीजन, है ना। इसमें जैसे माली, नाइजर, चाड, सूडान, एरिट्रिया, है ना, सेनेगल से लेके और एरिट्रिया तक ये पूरा साहेल रीजन लाई करता है। सहारा के बीच में, सहारा डेजर्ट के बीच में, और जो हमारा ग्रासलैंड वाला, जो सवाना ग्रासलैंड वाला रीजन है अफ्रीका का, उसके बीच का ये ट्रांजिशन जोन है एक तरीके से। तो जैसे इस प्रश्न में पूछा गया है, इस प्रश्न में पूछा गया कि साहेल रीजन जो है वो कैसा है, इनस्टेबल रीजन रहा है ना। अफ्रीका की आपको हिस्ट्री पता है, अफ्रीका के आपने पढ़ा, अफ्रीका के बारे में आपने पढ़ा हुआ कि कॉलोनियल रूल में जो कॉलोनियल पावर्स थी उन्होंने क्या किया, अफ्रीका को टेबल पर, मेज के ऊपर बांटा था। यानी आप देखेंगे जो कंट्रीज बने हुए हैं कैसे बने हुए हैं, सीधे बने हुए हैं, मतलब इनके जो बॉर्डर्स हैं वो सीधे हैं। तो कहते हैं ना कि अफ्रीका का जो निर्माण हुआ, अफ्रीका के अंदर जो देश बने वो टेबल के ऊपर नक्शा बना के बनाए गए। तो इसकी वजह से वहां पर क्या, बहुत ज्यादा वायलेंस होता है, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। और ये जो साहिल रीजन है, जैसे माली, इसमें तो बहुत सारे कूप, बहुत सारा सैन्य तख्ता पलट कई बार न्यूज में आता रहा है ना। कुछ एक एक साल में, 2-2, 3-3 साल में 5 बार, 4-4, 5-5 बार तख्ता पलट की घटनाएं हुई। तो ये उसी से संबंधित है। देखिए पूछ रहे हैं कि देर इज इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन द साहेल रीजन। बिल्कुल, सिचुएशन कैसी होती जा रही है, वहाँ खराब होती जा रही है। वहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट जो भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्ट्रांग हो गए हैं। जैसे एक है बोको हरम के बारे में सुना हुआ आपने, जिसने कई सारी लड़कियों को किडनैप कर लिया था। तो ये इस तरीके के वहाँ पर इनस्टेबिलिटी वाला रीजन है। और सेकंड स्टेटमेंट में पूछ रहे हैं इसी प्रश्न में कि देयर हैव बीन मिलिट्री टेक ओवर्स, पूछ रहे हैं कि देयर हैव बीन मिलिट्री टेक ओवर्स एंड कूपेज डिटैक्ट इन सेवरल कंट्रीज ऑफ द साहेल रीजन इन द रिसेंट पास्ट। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, करेक्ट हैं, है ना। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। देखिए वेनेजुएला खबरों में रहा है ना। हाई इन्फ्लेशन की वजह से करेंसी वहां पर की गिर गई, वहां से लोग, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, लोग उस देश को छोड़ के जाने लगे। तो ये जो चीज थी वो स्टेटमेंट वन कई बार न्यूज में रहा है, जहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि रिसेंटली वेनेजुएला हैज अचीव्ड अ रैपिड रिकवरी। नहीं, इकोनॉमिक क्राइसिस से रिकवरी नहीं हुआ, वहां पर सारी इकोनॉमी डाउन हो गई है, करेंसी खत्म हो गई, वहां पर लोग वहां से भाग रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, माइग्रेशन शुरू हो गया वहां से। तो वहां पर रिकवरी नहीं हुई। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो ये बैड इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से बार बार न्यूज में रहता है। और जब हमने मैप डिस्कस किया था, वेनेजुएला का, तो वहां पर हमने बात की थी लेक मराकेबो के बारे में बताया था कि वो बहुत ज्यादा ऑयल रिच है, जहां पर बहुत ज्यादा ऑयल रिजर्व है। और हमने बात की थी कि वेनेजुएला क्या है, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व अपने पास रखता है। तो कुछ करंट अफेयर्स और जो क्लास के अंदर इनपुट हमने आपको दिए उसके माध्यम से इस प्रश्न को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका जो ऑप्शन होगा, जो आंसर ठीक होगा, वो स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। आगे चलते हैं। देखिए जब हमने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा था, जब हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात की थी, तो कुछ बुक्स को मैंने आपको बताया था कि जैसे द इंडिया वे, इस बुक को आपको एक रिकमेंडेड रीडिंग में मैंने आपको बताया था, और बताया था कि ये जो भारत के विदेश मंत्री हैं उन्होंने लिखा है ना, कि कैसा इंडिया जो फॉरेन पॉलिसी में इंडियन जो जो चीजें पुरानी जो लर्निंग्स हैं उसके माध्यम से हम कैसे अपनी
डिप्लोमेसी में उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें, द इंडियन वे। तो ये वाली चीज़ आपको डेफिनेटली इसने आपको हेल्प किया होगा ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, कि ये जो बुक के राइटर हैं, द इंडियन वे के जो राइटर हैं वो सुब्रमण्यम जयशंकर। अब ये दोनों के बारे में पूछ रहे हैं, एंड लगा हुआ है यहाँ पर, तो डेफिनेटली आप एक इंटेलिजेंट गेस ले सकते हैं कि सुब्रमण्यम जयशंकर इसके द इंडियन वे और वाई भारत मैटर्स इसके राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 17, जहां पर पूछ रहे हैं कि कंट्री का नाम और पूछ रहे हैं कि उसके न्यूज में रहने का कारण, है ना। जैसे पहला है अर्जेंटीना। देखिए अर्जेंटीना ऐसा देश है जहां पर इन्फ्लेशन की जो खबरें, बैड इकोनॉमिक कंडीशन, इन्फ्लेशन इसको हम इनफैक्ट हाइपर इन्फ्लेशन बोलेंगे, हाइपर इन्फ्लेशन की न्यूज वहां से आती रहती है। मतलब अभी आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा हो तो शायद अप्रैल या मई के महीने में इसी साल 2024 में न्यूज़ था कि अर्जेंटीना में पहली बार किसी मंथ में जो इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट से नीचे है, यानी 8% के आसपास है। नहीं तो इसका जो इन्फ्लेशन है बहुत ज़्यादा हाई रहता है, यानी इन्फ्लेशन आप देखेंगे तो इसका 150%, 190% तक भी गया हुआ है पास्ट में। तो जो अर्जेंटीना है वो बैड इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 पे है, जो पहला पेयर है वो कैसा है, करेक्ट है। सूडान के बारे में न्यूज़ में आता है, आपने कई बार इसको न्यूज़ में पढ़ा हुआ कि ये जो सूडान है यहाँ पर आर्म्ड स्ट्रगल चल रहा है दो लोगों के बीच में, जो रेगुलर आर्मी है वहाँ की, जो सूडानीज आर्म्ड फोर्सेज हैं जिसको हम एसएएफ भी बोलते हैं, और वहाँ की जो पैरामिलिट्री फोर्स है, रैपिड सपोर्ट फोर्स, वहाँ की जो रेगुलर आर्मी है, रेगुलर आर्मी जिसको सूडानीज आर्म्ड फोर्सेज, और वहाँ की जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, रैपिड सपोर्ट फोर्स, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है, इसीलिए सूडान क्या रहा है, न्यूज में रहा है। टर्की की आप बात करें, तुर्की की, जिसमें बात हो रही है कि तुर्की ने अपनी नाटो की सदस्यता रद्द कर दी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। या ये जो कारण है, तुर्की का जरूर कॉन्फ्लिक्ट रहा नाटो के अपने दूसरे सहयोगियों के साथ, है ना, रूस के साथ उसके संबंध है ना, जैसे S-400 की हम बात करें, उसकी उसने डील वहां पर रूस के साथ में की, लेकिन तुर्की ने अभी किसी भी नाटो सदस्य ने अपनी नाटो की सदस्यता को छोड़ा नहीं है। तो ये जो तीसरा जो पेयर है ये गलत है। तो यहां पर हम देखें तो पहला पेयर और दूसरा पेयर ठीक है, और इस हिसाब से जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। क्वेश्चन नंबर 18 को यदि हम देखें तो इस क्वेश्चन को डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि ये एक मतलब डिफिकल्ट जरूर है, क्योंकि इस पाइपलाइन के बारे में और इसकी लोकेशन के बारे में, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में आप फिगर आउट करना कई बार मुश्किल होता है। और यदि मैं आपको इसके बारे में दिखाऊं, देखिए ये रीजन है पर्शियन गल्फ, ये है रेड सी, और रेड सी और मेडिटेरियन को जोड़ने वाली बीच में ये सुएज कैनाल। तो पर्शियन गल्फ से कहाँ से जो ऑयल की पाइपलाइन है वो कहाँ तक आ रही है, जिसको बोला जा रहा है ईस्ट वेस्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन, है ना। उसके बाद फिर ये एक पाइपलाइन और है यहाँ पर जिसको बोला गया है सुमेध पाइपलाइन, ये रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट कर रही है, यहाँ पर आप देखेंगे, है ना। ये जो एरो है, ये एरो किसको दिखा रहा है, ये जो एरो है ये पाइपलाइन को दिखा रहा है, ये जो एरो है ये पाइपलाइन को दिखा रहा है। तो पर्शियन गल्फ की जो ऑयल आता है उसकी सप्लाई रेड सी तक, उसके बाद रेड सी की यहाँ से शिप से इसको फर्दर पाइपलाइन के माध्यम से कनेक्ट किया गया मेडिटेरियन के साथ, यानी यूरोप में ऑयल को पहुंचाना है, तो उसके लिए ये जो पाइपलाइन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस इंफॉर्मेशन की लाइट में इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। सुमेध पाइपलाइन, तो इसमें पूछ रहे हैं कि सुमेध पाइपलाइन इज अ स्ट्रेटेजिक रूट फॉर पर्शियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस शिपमेंट्स टू यूरोप। बिल्कुल ठीक है, पर्शियन गल्फ से रेड सी से कहाँ जाएगा, वो मेडिटेरियन सी में जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 2 की बात करें, सुमेध पाइपलाइन कनेक्ट्स द रेड सी एंड द मेडिटेरियन सी, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो यहां हम बात करेंगे दोनों स्टेटमेंट्स कैसे हैं, करेक्ट है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 19th क्वेश्चन देखिए हम, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लास में इसको डिस्कस किया हमने।
यदि आपने क्लास नोट्स को रिवाइज किया है और जरा भी आपने ध्यान से इसको पढ़ा हो, देखो इस क्वेश्चन की जब हमने सैलिनिटी पढ़ी थी, जब हमने लवणता की बात की थी, तो आपको बताया था कि रेड सी कैसा है, रेड सी एक क्लोज सी है और रेड सी में लवणता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि क्लोज सी होने की वजह से यहाँ पर एवोपरेशन ज़्यादा है, बाष्पीकरण ज़्यादा है। और वहीं पर हमने बात की थी कि यहाँ पर बारिश भी नहीं है, वर्षा, क्योंकि देखिए लवणता कब ज़्यादा होती है, या तो सी ओपन हो और या बर्फ पिघले वहाँ पर, या उसको फ्रेश नदियों का पानी मिले, उसमें नदियों के माध्यम से ताज़ा पानी आए, स्वच्छ जल आए, तो लवणता कम होगी। लेकिन रेड सी की लवणता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी रिवर आके नहीं मिलती, कोई वाटर का सोर्स नहीं है, कोई नदी आके वहाँ पर मर्ज नहीं होती, किसी नदी का मुहाना वहाँ पर नहीं है। दूसरा वहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा कम होती है। अब रेड सी की लोकेशन देखेंगे तो ये कैसा है, क्लोज सी है, तो ऐसे में वहाँ पर लवणता बहुत ज़्यादा होती है। जब हमने लवणता डिस्कस की थी तो रेड सी के बारे में डिस्कस किया था। आराम से क्वेश्चन मैं इसको उन बच्चों के लिए इजी कैटेगरी में रखूँगा जिन्होंने क्लास को अटेंड किया है और इस टॉपिक को रिवाइज किया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, है ना। यहाँ पर बारिश भी बहुत कम है, वर्षण की मात्रा बहुत कम है और किसी भी नदी के जल का प्रवेश भी रेड सी में नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, इसको भी मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा। यदि आपने मैप वर्क किया है, यदि इसको हमने क्लास में डिस्कस किया था, जब हमने नॉर्थ अमेरिका पढ़ा था तब हमने इसके बारे में बताया था कि जो, और आप इसको एनसीईआरटी में भी पाएंगे कि दो कंट्रीज के बीच में जो लॉन्गेस्ट जो बॉर्डर है वो कहाँ पर है, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में लगता है। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत आसान कैटेगरी में मैं इसको रखूंगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए इस क्वेश्चन में देखिए हम कई बार बात करते थे क्लास में कि जैसे जापान में कि कई बार मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पर लोग आपस एक दूसरे का मन लगा के रखने के लिए, सिटी में क्राउड दिखाने के लिए गुड्डे गुड़िया रखते हैं, बस स्टॉप पर गुड़िया रखते हैं, बस स्टॉप पे पुतले रख रहे हैं, एक आर्टिफिशियल इंसान। वहाँ पर इंसानों की इतनी कमी हो गई कि शहर में कोई उनको दिखता ही नहीं है, उनको फील ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पर लोग भी रह रहे हैं, तो उन्होंने पुतले रखने शुरू किए बस स्टैंड पे, बस स्टॉप्स पे क्राउड दिखाने के लिए। तो जापान जैसे शहर में डीपॉपुलेशन हो रही है, इटली में भी आप देखेंगे घोस्ट टाउन्स बन रहे हैं, भूतिया शहर, मतलब वहां पर डीपॉपुलेशन हो रही है। और पूरा की पूरा यूरोप भी आप देखेंगे तो डीपॉपुलेशन से गुजर रहा है, मतलब उनको प्रमोट किया जाता है कि वो ज्यादा पॉपुलेशन पैदा करें, ज्यादा बच्चे पैदा करें, उसको नेशनलिज्म के साथ जोड़ा जा रहा है, क्योंकि पूरा की पूरा यूरोप कैसा हो रहा है, डीपॉपुलेट हो रहा है। इटली भी डीपॉपुलेट हो रहा है, वहां पर जनसंख्या कम हो रही है, क्योंकि वहां पर या तो जैसे जापान में बुजुर्गों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो इटली और जापान, है ना। फिर आप देखेंगे साउथ कोरिया भी, ये इन कंट्रीज में, तीनों कंट्रीज में क्या है, डीपॉपुलेशन हो रही है। और बाकी के ऑप्शंस आप देखिए, नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका दोनों ही कैसे हैं, डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत पीछे हैं। और ये भी एक जनरल पैटर्न होता है कि जो कंट्री डेवलप्ड हो जाता है वहां पर डीपॉपुलेशन अपने आप ही होता है, जहां वहां पर जनसंख्या क्या होती है, या तो स्टेबलाइज हो जाती है या वो डिक्लाइन करना शुरू करती है। तो इटली, जापान और साउथ कोरिया, ये तीनों ही ऑप्शन क्या है, ठीक है। ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, जहां पर इटली, जापान और साउथ कोरिया 1, 2 एंड 4, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आप देखेंगे नाइजीरिया अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री गरीब देश है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स इनको नहीं है, इनको लैक ऑफ एजुकेशन है। ऐसे साउथ अफ्रीका भी कैसा एक तरीके से स्ट्रगल कर रहा है अपनी इकोनॉमी में। तो जो कंट्री डेवलपिंग है या अंडर डेवलपिंग है, वो वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, एक जनरल ट्रेंड है ये दुनिया में। जो जिन देशों में डेवलपमेंट की सर्टेन स्टेज पर वो पहुंच गए, वहाँ पर वो डीपॉपुलेट हो रहे हैं, वहाँ पर जनसंख्या कम हो रही है। वाटर वेपर का क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए वाटर वेपर का क्वेश्चन है, इसे क्लास में हमने कई बार डिस्कस किया, क्लास नोट्स में भी आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको आपके क्लास नोट्स में मिलेगा। यहाँ पर पूछ रहा है विद रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखिए पहला स्टेटमेंट है इट इज अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, बिल्कुल ठीक है। कि जब एवोपरेशन होता है, वाटर वेपर कैसे बनता है, वाष्पीकरण की प्रोसेस से बनता है। तो जैसे जैसे आप जमीन की सतह से, जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, वाटर की वेपर की मात्रा कम होती चली जाएगी। सतह के निकट, पृथ्वी की सतह के निकट कम एल्टीट्यूड पर वाटर वेपर ज्यादा होंगी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वाटर वेपर की मात्रा कम होती जाएगी। तो स्टेटमेंट 1 कैसा है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड, इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट पोल्स, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो
जो एवोपरेशन की प्रोसेस है, जो वाष्पीकरण की प्रोसेस है, वो कहाँ अधिक होगी? जहां पर तापमान अधिक होगा, जहां पर अच्छा सूर्य तप मिलेगा, इंसुलेशन अच्छा होगा, जहां पर सोलर रेडिएशन अच्छा होगा। तो पोल्स पर सोलर रेडिएशन क्या होता है? कम मिलता है। जब सोलर रेडिएशन कम होगा तो एवोपरेशन भी कम होगा, वाष्पीकरण भी कम होगा, और ऐसी स्थिति में वाटर वेपर की मात्रा भी वहां पर क्या होगी? कम होगी। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट 2 है ये कैसा है? गलत। ऐसे में ऑप्शन ए ओनली वन इज विल बी द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने क्लास अटेंड की, जिन्होंने नोट्स को रिवाइज किया, उनके लिए बहुत आसान रहा होगा। ऐसे प्रश्न देख के डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आपको अच्छा लगता है कि आपने जो चीजें पढ़ी हैं वो पेपर में पूछी जा रही हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 83, देखने में बहुत टफ लगेगा आपको। आपको लगेगा कि आपने इक्वेटोरियल क्लाइमेट, चाइना टाइप क्लाइमेट, आपको अलग क्लाइमेट जोन्स की आपको स्पेसिफिकेशंस, वहां पर रेनफॉल कैसा है, ये सब आपको लगेगा कि बहुत टफ क्वेश्चन है। यदि आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। देखिए पहला स्टेटमेंट लिखा है एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, मतलब कि जो टेम्परेचर का जो गैप है, मतलब सीजन का गैप हम बोल सकते हैं, या डेली टेम्परेचर की रेंज है वो बहुत कम होती है। और आपने अनुभव किया होगा जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जो समुद्र के पास लगे हुए एरिया होते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं होता, साल भर एक जैसा मौसम वो फील करते हैं। ऐसा नहीं कि समर, एक्सट्रीम समर फील करेंगे या एक्सट्रीम विंटर फील करेंगे, या डेली बेसिस पे देखें कि राजस्थान जैसे या डेजर्ट में दिन में तापमान बहुत ज्यादा होता है और रात में तापमान बहुत कम होता है, यानी रेंज बहुत ज्यादा है, डेल्टा बहुत ज्यादा है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं होता। ऐसा कहाँ नहीं होता? जो कोस्टल एरियाज होते हैं। और ऐसा इन चारों ऑप्शन, यदि हम तीनों में देखें तो एक ही इस पहले स्टेटमेंट की प्रॉपर्टी के हिसाब से यदि हम चारों ऑप्शन देखें तो ये जो मेरीन एनवायरनमेंट है, जो कोस्ट जहां पे लिखा हुआ है, मेरीन भी लिखा हुआ है, कोस्ट भी लिखा हुआ है, तो इस तरीके का क्लाइमेट कहां पर होता है? कोस्टल एरियाज में, जहां पर साल भर एक जैसा मौसम होगा, टेम्परेचर का जो डिफरेंस, डेल्टा मतलब जो डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं है, रेंज मतलब मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच का जो गैप है उसकी रेंज की बात हो रही है, जहां पर रेंज बहुत लो है, दिन का तापमान और रात का तापमान लगभग एक जैसा, साथ के साथ हर पूरे साल भर एक जैसा तापमान बना रहे। तो ऐसी प्रॉपर्टी वाला यदि हम देखेंगे तो एक ही ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी, आप इसको एक इंटेलिजेंट गैस पे, यदि आपको प्रश्न नहीं भी आता तो आपके लिए बहुत आसान है कि आप इस ऑप्शन को ऑप्ट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 84, ये भी हमारे क्लासरूम से, आपने डेफिनेटली इस क्वेश्चन को बहुत अटेम्प्ट किया होगा बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में। देखिए कोरोलियस फोर्स के बारे में हमने बात की थी कि अर्थ के रोटेशन की वजह से फोर्स लगता है। ये ऐसा फोर्स है जो अर्थ के रोटेशन की वजह से पृथ्वी के ऊपर हर चलने वाली चीज के ऊपर लगेगा। एवरीथिंग वॉट एवर मूव्स ऑन द अर्थ विल फील द कोरोलियस फोर्स, चाहे वो पवने हो, विंड्स हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो मिसाइल लीक ना हो, यानी हर चलती हुई चीज के ऊपर क्या लगेगा? कोरोलियस फोर्स लगेगा। और इसके बारे में हम जानते हैं कि ये जितनी ज्यादा तेजी से जो चीज चलेगी, जितनी तेजी से जो चीज चलेगी उतना ही क्या होगी? वो डिफ्लेक्ट होगी, है ना। फेरल लॉ आपको पता है कि यदि वो नॉर्थ में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो अपने राइट हैंड में, यदि वो सदर्न हेमिस्फीयर में तो अपने लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट होगी। तो जितना ज्यादा तेजी से चलेगी उतना ही क्या होगा? कोलिस फोर्स ज्यादा एक्ट करेगा, उतना ही उसके अंदर डिफ्लेक्शन पैदा होगा, है ना। और कोलिस फोर्स की वजह से किस वेलोसिटी, यानी उसकी जो गति है, उसकी जो वेग है, उसमें उसके मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं आता, केवल उसकी दिशा में परिवर्तन आता है। कोलिस फोर्स क्या करता है? केवल दिशा में परिवर्तन लेके आता है, केवल इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो ऐसी दशा में स्टेटमेंट 1 कैसा है? आराम से आपने उसको आइडेंटिफाई किया होगा, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, बिल्कुल ठीक है। इसी रेफरेंस में सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड एब्सेंट एट द इक्वेटर, बिल्कुल ठीक। जब हमने कोरियलिस फोर्स के आधार पर जब हम साइक्लोन को हम पढ़ते हैं और जब ये बात करते हैं कि साइक्लोन्स इक्वेटर पर क्यों नहीं आते, क्योंकि वहां पर जो कोरियलिस फोर्स है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। मैक्सिमम कहाँ होता है? मैक्सिमम होता है ये पोल्स पे। और जीरो कहाँ होता है? एक्चुअली पोल्स पे क्या होता है? ये एब्सेंट है, जीरो होता है। तो इसके हिसाब से हम देखें तो दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं? करेक्ट ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन, जहां पर दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं? करेक्ट है। चलिए बोथ 1 और 2। नेक्स्ट हम देखें, इसको भी हमने क्लास में डिस्कस किया था, इस क्वेश्चन को भी आपने बहुत आराम से ऑप्ट किया होगा। देखिए क्या पूछ रहे हैं, 21 जून को हर साल ऑन जून 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंस सनलाइट मोर ऑफ
मोर देन 12 आवर्स, 12 घंटे से ज्यादा का समय का दिन, यानी 12 घंटे से लंबा दिन कब होता है? देखिए हमने बात की थी ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, है ना, मकर रेखा इसको हम बोलते हैं, मकर रेखा, ये कर्क रेखा। अब देखिए जब सन की लाइट यहां सीधी पड़ेगी 21 जून को, सन की लाइट कहां सीधी पड़ती है? कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। तो जब कर्क रेखा पर सन की लाइट सीधी पड़ेगी तो डेफिनेटली जो दिन होगा आप देखेंगे 21 जून को बहुत लंबे समय तक, यानी ये वो दिन, ये वो समय है जहां पर दिन छुपने में बहुत समय होता है, 7:30 पौने 8 बजे तक भी आपको सनलाइट दिखाई देती है। और ऐसे समय पे ध्रुवों के ऊपर क्या पोजीशन होती है? हम बात करते हैं कि ध्रुवों के ऊपर 6-6 महीने का दिन, 6 महीने का दिन, 6 महीने तक सूरज नहीं ढलता है, यानी 12 घंटे से ऊपर का क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन में, इस कंडीशन में क्या होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विल, ये एक ऑप्शन ठीक होगा, है ना। और आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल मतलब ये नॉर्थ 66 डिग्री एंड हाफ, 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ की तरफ जो 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 लैटिट्यूड होता है उसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। इसके बाद वाले जितने भी क्षेत्र होंगे, है ना, उसमें क्या होगा? यानी दिन की अवधि बहुत ज्यादा होगी, और ठीक इक्वेटर के ऊपर, ठीक पोल्स के ऊपर जाके दिन की अवधि क्या हो जाएगी? 6 महीने, यानी 6 महीने तक ही वहां पर अब दिन नहीं छुपेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होगा? ये ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ तो दिन छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होंगी? सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? विंटर्स होंगी, और यहाँ साउथ पोल पे दिन ही नहीं निकलेगा, रात रहेगी। तो ये गलत होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गलत है। इक्वेटर पे भी क्या होगा? इक्वेटर पे भी दिन छोटा होगा, लेकिन जो दिन की अवधि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगी और आर्कटिक पे होगी वो क्या होगी? सर्वाधिक होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 4, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी क्लासरूम प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था, हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से, हमारी क्लास नोट से आप डायरेक्टली देखेंगे। पूछ रहे हैं कि एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। देखिए हमने बात की थी कि जो जो अर्थ का सरफेस है, जो अर्थ का सरफेस है वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन की तुलना में जो आउटगोइंग रेडिएशन होता है, जो सन का, जो जो अर्थ का सरफेस है वो सन से आने वाले रेडिएशन की तुलना में किससे गर्म होता है? जो अर्थ का आउटगोइंग रेडिएशन, जिसको हम पार्थिव विकिरण बोलते हैं, जिसे हम पार्थिव विकिरण या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं, इससे ज्यादा गर्म होता है। और जो सन से आने वाला रेडिएशन है, जिसको हम सोलर रेडिएशन या इंसोलेशन बोलते हैं, इस रेडिएशन से कम गर्म होता है। यानी एटमॉस्फेयर की जो हीटिंग होती है वो किससे ज्यादा हो रही है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन से नहीं होके टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हो रहा है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमें? द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ द लॉन्ग वेव रेडिएशन। बिल्कुल ठीक है। जो अर्थ से जो रेडिएशन निकलता है, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, वो कैसा होता है? लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है। और लॉन्ग वेव रेडिएशन को ये गैसेस क्या करती हैं, जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस भी बोलते हैं, ये ट्रैप कर लेती है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? करेक्ट। इस कंडीशन में कौन सा वाला ऑप्शन ठीक होगा? ऐसी कंडीशन में जो ऑप्शन ठीक होगा वो है ऑप्शन statement 1 is incorrect. Statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. Option D will be the right answer. क्वेश्चन नंबर 92, इसको भी हमने क्लास में डिस्कस किया था, है ना। जिन बच्चों ने पेपर दिया है उनको बहुत अच्छा लगा होगा इस प्रश्न को देख के। इसको मैं इजी कैटेगरी में देखूंगा, इजी कैटेगरी में रखना चाहूंगा, क्योंकि इस प्रश्न को हमने इस कॉन्सेप्ट को हमने क्लास में डिस्कस किया था। देखिए ये पूछ रहे हैं एटमॉस्फेयर के बारे में, पूछ रहे हैं थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स। देखो एटमॉस्फेयर की जो लेयर है, यदि हम इसको 0 डिग्री बोलें, इसको हम 90 डिग्री बोलें, और इसको मानते हैं कि ये क्या है? ट्रोपोस्फेयर है। तो जो ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है
अर्थ सरफेस पे वो कहाँ पर ज़्यादा होती है, इक्वेटर पे ज़्यादा होती है। पोल्स पर उसकी हाइट क्या होती है, कम होती है, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर क्या होगा, सोलर रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है। सोलर रेडिएशन होने की वजह से जो कन्वेक्शनल करंट्स होते हैं वो इक्वेटर पर ज़्यादा ऊंचाई तक लेके जाते हैं गर्म हवाओं को, गैसेस को कहाँ तक लेके चले जाते हैं, ज़्यादा ऊंचाई पर। तो इसका मतलब ट्रोपोस्फीयर की जो हाइट है वो कहाँ ज़्यादा होती है, पोल्स पर ज़्यादा होती है, इक्वेटर पर ज़्यादा होती है। पूछना, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फीयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू पोल्स। बिल्कुल ठीक है ना, इस डायग्राम में हमने देखा। फिर एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेटर हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स। बिल्कुल ठीक है। इक्वेटर के ऊपर क्यों हाइट ज्यादा है ट्रोपोस्फीयर की, क्योंकि यहाँ पर सन की रेज की वजह से इंसुलेशन बहुत ज्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से जो इक्वेटर के ऊपर की जो एयर होती है वो वार्म होके बहुत अधिक ऊंचाई तक पहुंचती है। और अधिक ऊंचाई तक पहुंचने के बाद अर्थ की सरफेस, ये अर्थ की सरफेस है, इसकी तुलना में अर्थ की सरफेस से हम लेंगे तो इसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, ट्रोपोस्फीयर की हाइट बहुत ज्यादा होती है। देखिए ये वॉल्केनिक एक्टिविटी का क्वेश्चन है, इसको भी हमने क्लास में डिस्कस किया था, है ना, कि जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें से क्या क्या निकलता है। तो पायरोक्लास्ट मतलब जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े वो ब्लास्ट करके निकलते हैं, धुआं निकलता है, धूल निकलती है, बिल्कुल ठीक है। नाइट्रोजन कंपाउंड्स निकलते हैं, है ना, जो इनको हम नॉक्स बोलते हैं, नॉक्स, है ना। सल्फर कंपाउंड्स निकलते हैं जिनको बोलते हैं सॉक्स। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्लास में से आया है, हमने क्लास में इसको डिस्कस किया, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चारों के चारों जो चीजें हैं, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड सल्फर कंपाउंड्स, चारों ही वॉल्केनिक इरप्शन के समय निकलते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफी के बारे में, स्पेशली मैं ज्योग्राफी के बारे में कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की है, जिन बच्चों ने नोट्स को रिवाइज किया है, उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी पेपर देने के बाद, और दे विल बी वेरी हैप्पी टू सी कि हमने जो भी क्लास में डिस्कस किया उसमें से काफ़ी प्रश्न डायरेक्टली पूछे गए इस बार पेपर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 94, इसमें किसकी बात हो रही है, आइसोथर्म। आइसोथर्म मतलब वो रेखाएं जो एक ही तापमान वाले क्षेत्रों को आपस में जोड़ती हैं। देखिए पूछ रहे हैं कि द आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। मतलब जो जनवरी का, इसमें बात हो रही है कि यदि हम जनवरी के महीने में आइसोथर्म्स को देखें तो देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये एनसीईआरटी में भी दिया है, और यदि मैं वहां से एक डायग्राम आपको दिखाता हूं, जैसे ये डायग्राम, इस डायग्राम को आप देखिए, ये क्या दिखाई हुई, ये सब आइसोथर्म्स है। ये जनवरी का आइसोथर्म है, यदि आप इसको देखेंगे तो सारे के सारे आइसोथर्म में दिखाया है कि ये ओशन वाला पार्ट है, ये ओशन वाला पार्ट है, ये ओशन वाला पार्ट है, यहाँ पे ये ओशन वाला पार्ट है, ये कॉन्टिनेंट है। तो जहां पर ओशन वाला पार्ट मैंने आपको इंडिकेट किया, वहां पे आप देख रहे होंगे कि आइसोथर्म कैसा है, नॉर्थ की तरफ डेविएट कर रहा है, और कॉन्टिनेंटल पार्ट में साउथ की तरफ डेविएट कर रहा है, कॉन्टिनेंटल पार्ट में साउथ की तरफ डेविएट कर रहा है। तो ये जो पहला ऑप्शन था इसका, ये जो पूछ रहा है कि द आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, ये स्टेटमेंट कैसा है, बिल्कुल ठीक है। कि ठंड के समय यानी जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, ठंड होगी, उस समय पे क्या होगा, जो आइसोथर्म है वो उत्तर की तरफ, और जो कॉन्टिनेंट के ऊपर आइसोथर्म का डाइवर्ट हो रहा है, दक्षिण की ओर डाइवर्ट हो रहा है, बिल्कुल ठीक दिख रहा है इसमें। फिर पूछ रहे हैं कि द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करेंट्स, सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द प्रेजेंस ऑफ, ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला स्टेटमेंट देखिए, द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशनिक करंट, कोल्ड ओशन करंट्स गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर देन द आइसोथर्म बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। देखिए यहाँ पे शब्द लिखा हुआ कोल्डर, जब हमने पढ़ा था इसको, जब हमने ओशनिक करंट्स डिस्कस किए थे, तो ये बात की थी कि जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है ये क्या करता है, ये नॉर्थ की तरफ जाके, जो नॉर्थ की तरफ जाके यूके के आसपास, यानी ब्रिटेन के आसपास, यूके के आसपास की जो चीजें हैं, नॉर्वेजियन सी, जो नॉर्वे के पोर्ट्स हैं, उनको क्या करता है, हमेशा ओपन रखने में मदद करता है। वहां पर टेम्परेचर को 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाने देता, जबकि पूरा की पूरा आर्कटिक जम जाता है। आर्कटिक सी जमने के बाद भी
ये जो गर्म धारा है जिसको हम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं, ये टेम्परेचर को बढ़ाती है, कम नहीं करती। यहाँ पे लिखा हुआ है शीतल बना रही है, नहीं। जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कैसी है, वार्म करंट है। ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की वजह से जो नदन पार्ट है, जो नॉर्थ वाला पार्ट है, जो यूके से लगा हुआ पार्ट है, ये क्या होता है, गर्म हो जाता है, ना कि ठंडा। तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा, गलत होगा। स्टेटमेंट 1 ही ठीक है। ऐसे में जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इसको बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट को, और ये भी बताया था कि इसका क्लाइमेट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। हमने ये भी बात की थी कि कैसे रशिया का एक पोर्ट, उसकी वजह से कोला पेनिनसुला पर रशिया का एक पोर्ट है जो साल भर ऑपरेट करता है, क्योंकि थैंक्स टू दिस नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, जिसकी वजह से पूरी भरी सर्दी में भी वो फ्रीज नहीं होता, जमता नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, देखिए कोकोआ प्रोड्यूसर्स की बात हो रही है, तो ये आपको ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना। जो कोको उत्पादक के रूप में ये दो देश हैं, है ना, जिसको इसको हम आइवरी कोस्ट भी बोलते हैं और घाना, दोनों ही क्या है, कोटे डी आइवर और घाना दोनों ही कोका प्रोड्यूसर्स के बहुत ज्यादा बड़े उत्पादक हैं। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जब हमने क्लास में मैप वर्क किया था तो आराम से इसको आपने पढ़ा होगा और याद भी होगा आपको कि कैसे हमने बात की थी कि ट्रिब्यूटरीज के सीक्वेंस को याद करना है हमें। कौन सी ट्रिब्यूटरी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हर तरीके के सीक्वेंस को हमने पढ़ा था और याद किया था। तो यहाँ पर आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑप्शन बी है ना। यदि हम बात करें वेस्ट टू ईस्ट तो गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी राइट चॉइस है। मेरे पास मैप में भी है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज की बात हो रही है। गंगा की ट्रिब्यूटरीज में जो रिवर है वो गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। यदि आप इसको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करेंगे तो ये इनका क्रम होगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है, मैप वर्क से रिलेटेड है, हमने क्लास में इसको डिस्कस किया था जब हमने इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम डिस्कस किया था। तो गंगा के अलावा बाकी रिवर्स को भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था। बिल्कुल वेदरिंग के ऊपर है कि जो बारिश होती है, वेदरिंग हमने बताया था कि इन सीटू अपनी ही जगह पर क्या हो, कोई बड़ी रॉक का कोई डिसइंटीग्रेट होना, अपनी जगह पर ही क्या हो जाए, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाए, उसको वेदरिंग बोलते हैं। तो बारिश की वजह से वेदरिंग होती है, बिल्कुल ठीक बात है। फिर हमने बात की थी कि जो पानी है, पानी के साथ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड घुल के क्या बनाती है, एक कार्बनिक एसिड बनाती है H2CO3। क्योंकि ये एसिड है तो एसिड क्या करेगा, वेदरिंग में हेल्प करेगा। एसिड क्या करेगा, लाइम का जो मैटर होगा रॉक्स में, उसको क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। तो रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन, बिल्कुल इसकी वजह से भी क्या होगा, वेदरिंग बहुत ज्यादा होगी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, करेक्ट है। रेनफॉल की वजह से वेदरिंग होती है और रेन वाटर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना। इसको एसिड रेन भी बोलते हैं। जब सल्फर डाइऑक्साइड आता है तो H2SO4 बनेगा, जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा तो HNO3 बनेगा, नाइट्रिक एसिड जिसको बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बनिक एसिड, इसी की वजह से क्या होता है, एसिड रेन होती है। सुना होगा आपने जो ताजमहल है, ताजमहल के ऊपर जो जो धब्बों की बात थी, जो पॉल्यूटेंट्स थे एसिड रेन की वजह से, है ना, इसीलिए वहां से ईंट भट्टे जो थे वहां पर से उनको शिफ्ट किया गया। ऐसे में दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, करेक्ट है। पूछ रहा है कि हम ऑप्शन 97 क्वेश्चन को हम दोबारा देखते हैं। रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स, बिल्कुल ठीक है। इस क्वेश्चन को हम दोबारा देखते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन, ये हमने देखा, H2CO3 बनाता है, डिजोल्व कर लेता है रेन वाटर अपने साथ CO2 को, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। अब हम एक बार ऑप्शंस को एक बार पढ़ते हैं दोबारा से। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट, तो ये स्टेटमेंट 3 को भी करेक्ट बोल रहा है, तो यहाँ ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। ऑप्शन बी देखें, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 3, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ये क्या है, ये भी स्टेटमेंट 3 को करेक्ट बता रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, ये ऑप्शन भी गलत होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 2। ये ऑप्शन सही है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि ओनली वन ऑफ द 2 स्टेटमेंट, यहाँ पर
यानी स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 के बीच में से एक ही ऑप्शन सही है, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट 2 ठीक है, तो ओनली वन स्टेटमेंट, यानी सेकंड और स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 में एक स्टेटमेंट ठीक है, और उसमें से एक जो है वो क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 1 को। हम स्टेटमेंट सी की बात कर रहे थे। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 3। ये जो ऑप्शन है ये ठीक ऑप्शन है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 97 ऑफ सेट सी, है ना। कि स्टेटमेंट 2 और 3 में जो ऑप्शन एक ही स्टेटमेंट ठीक है वो है स्टेटमेंट 2। तो यहां कह रहा है कि ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट्स 2 एंड 3 इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। देखिए क्वेश्चन नंबर 99, यदि हम इसकी बात करें तो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। मैप में हमने इनको देखा था, मैप में हम इनको वाटरफॉल्स को देखा था। जैसे हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर है, हुंड्रू वाटरफॉल किस पर है, स्वर्णरेखा रिवर पर है, छोटा नागपुर क्षेत्र में है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट। यदि आप गैरसप्पा की बात करेंगे तो ये किस रिवर पे, शरावती रिवर पे, इसको हम बात करेंगे तो ये जो स्टेटमेंट है ये कैसा है, गलत है। ये जो मैच मेकिंग है ये गलत है। इसको हम जोग जलप्रपात भी बोलते हैं, वो शरावती रिवर पे। ये जो गैरसप्पा रिवर जहां इसके आगे लिखा हुआ है नेत्रावती नदी, ये स्टेटमेंट, ये जो मैचिंग है ये गलत है। यदि हम पेयर नंबर 1 को देखें तो यहां पर थोड़ा सा बच्चों को जरूर कंफ्यूजन की स्थिति होगी कि धुआंधार जो जलप्रपात है वो डेफिनेटली नर्मदा रिवर पे तो है, लेकिन वो मालवा रीजन में नहीं पड़ता। आप मालवा रीजन में देखेंगे तो ये जो धुआंधार जलप्रपात है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में, वो मालवा रीजन में नहीं पड़ता। यानी नर्मदा जो है मालवा रीजन से पास नहीं होती। तो जहां पर ये मालवा लिखा है इसकी वजह से, रीजन की वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो, ये जो चॉइस है ये गलत हो जाएगी। और ये ऑप्शन, ये जो स्टेट पेयर नंबर 3 ये भी क्या होगा, गलत होगा। ऐसी कंडीशन में केवल एक ही पेयर है जो कि करेक्टली मैच्ड है, पेयर नंबर 2। हुंड्रू जलप्रपात छोटा नागपुर क्षेत्र में स्वर्णरेखा नदी पर बना है। दिस विल बी द राइट ऑप्शन। देखिए जब हमने फोल्डिंग और फॉल्टिंग पढ़ा था, तब हमने इसको जरूर डिस्कस किया था कि माउंटेन्स के एग्जाम्पल की बात की थी। जब हमने बात की थी फोल्ड माउंटेन्स की, है ना, तो हमने एग्जाम्पल में बताया था कि फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। जैसे एल्प्स, है ना, एल्प्स कैसा है, फोल्ड माउंटेन है। एंडीज कैसे हैं, फोल्ड माउंटेन है। हिमालयस कैसे हैं, फोल्ड माउंटेन्स हैं, है ना। और जब हमने ब्लॉक माउंटेन की बात की थी तो जो वॉस्जिस पर्वत है ना, जो वॉस्जिस पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है। इंडिया की बात करेंगे सतपुड़ा, ये सब कैसी माउंटेन्स हैं, ये ब्लॉक माउंटेन्स है ना। तो देखिए यहाँ पर जो पेयर नंबर 1 है, जो पहली नंबर की इंफॉर्मेशन है, तो वॉस्जिस पर्वत वैसे भी सेंट्रल एशिया में नहीं है ना, फ्रांस में है ये। तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप में पाए जाने वाला एल्प्स पर्वत ब्लॉक माउंटेन्स ना होकर कैसा है, फोल्ड माउंटेन है। आपको याद होगा कि जब हमने माउंटेन्स पढ़े थे, फोल्ड माउंटेन्स और ब्लॉक माउंटेन्स, तो हमने उनके एग्जांपल्स भी लिखे थे। वहां से आप उस इंफॉर्मेशन का यूज करके इस क्वेश्चन को डेफिनेटली ठीक करके आए होंगे। देखिए यूरोप में एल्प्स पर्वत जो है वो कैसे हैं, फोल्ड माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन नहीं है। तो ये पेयर नंबर 2 भी गलत हो गया। यदि हम बात करें इंफॉर्मेशन 3 और 4 पे, तो नॉर्थ अमेरिका एप्लेशियन फोल्ड माउंटेन्स बिल्कुल ठीक है। हमने ऐप में भी बात की, हमने मैप वर्क में भी बात की थी, और ये भी बात की थी कि एप्लेशियन पर्वत दुनिया के पुराने फोल्ड माउंटेन में से भी एक है। साउथ अमेरिका में एंडीज कैसे हैं, फोल्ड माउंटेन है। तो ये जो 3 और 4 ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ठीक होगा, जो सही चॉइस होगी वो ऑप्शन बी, ओनली 2 विल बी द राइट ऑप्शन।